देखिए, इस वक्त आपको बता दें, जो भी हम डिटेलिंग आपको करने वाले हैं उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यह है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी, क्योंकि कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बह चुके हैं, गांव के गांव बह गए हैं। ये सारी डिटेलिंग आने वाली है, लेकिन अभी जो इमीडिएट चैलेंज वो ये है कि रात हो चुकी है एंड टाइम इज द एसेंस। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, जिंदगी बचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। नेपाल पर आज जो जल प्रलय आया, अभी उसका आपने एक छोटा सा अंश देखा। कहा जा रहा है कि बाढ़ की विनाश लीला इससे कहीं ज्यादा भयानक है। फिक्र यह है कि नेपाल में क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई मानवीय भूल। इसके पीछे का कारण सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले तबाही की वीडियो फाइल की शुरुआत ग्योरोंग पोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से। आज का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला विजुअल ये है, शायद पिछले 10-15 साल में ऐसा किसी ने विजुअल नहीं देखा होगा। यह नेपाल और चीन सीमा पर सुबह के लगभग 11 बजे चाइना डेली की रिपोर्ट है कि गिरोंग पोर्ट पर एक भयानक लैंडस्लाइड हुई। यह लैंडस्लाइड चीन के कब्जे वाले तिब्बत साइड में हुई। आप चीन नेपाल सीमा को जोड़ने वाले इस पोर्ट की सफेद इमारत को देख सकते हैं। यह इमारत 8 से 10 मंजिला ऊंची है, लेकिन इसके पीछे से जो भयानक मलबा आया वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। इसकी आहट यहां मौजूद लोगों को मिल चुकी थी। पल भर में ही अफरा तफरी मच गई, लोगों में भगदड़ दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह पूरा इलाका वॉश आउट हो गया। महासैलाब में बड़े बड़े पत्थर या कहें बोल्डर्स हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। जहां कुछ देर पहले तक जिंदगियां बसती थीं, वहां झटके में ही वीरानी छा गई। ग्योरोंग काउंटी ने बताया है कि यह पोर्ट चीन और नेपाल के बीच मेजर लैंड क्रॉसिंग है। बल्कि बताया जा रहा है कि यह चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट, ऐसा कहा जा रहा है। इस भयावह घटना के बाद संपर्क मार्ग, दूरसंचार और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई लोग लापता हैं। चीन की ओर से वहां इमरजेंसी रिस्पांस टीमें भेजी गई हैं। बचाव अभियान जारी है। अब दूसरा वीडियो देखें। कहा जा रहा है कि यह भी वहीं आसपास का है, नेपाल के साथ लगती सीमा के तिब्बत वाले हिस्से का वीडियो है। किसी बस अड्डे जैसा यह दिखाई दे रहा है। आसपास कुछ इमारतें हैं। सबसे बड़ी बात, यहां भी लोगों में भगदड़ देखी जा सकती है। कुछ वीडियो फुटेज तो ऐसे आए हैं जब बस के अंदर से लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड किया, लेकिन कुदरत के क्रोध के आगे इंसान बेबस हो जाता है और यहां भी यही दिखा। पल भर में ही सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। तिब्बत ट्रिगर पॉइंट था। इसके बाद यहां से शुरू हुई तबाही का सबसे भयानक रूप नेपाल में दिखा है। रसूवा में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। वहां से एक के बाद एक परेशान और विचलित करने वाले कई वीडियोस वायरल होने लगे। ऐसा ही एक मंजर यह था जिसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तेज धार में तबाह हो गया। अचानक आई बाढ़ से 216 मेगावाट वाला अपर त्रिचुली एक जल विद्युत परियोजना का बांध पानी के तेज बहाव में टूट गया। इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है और यह इकलौता नहीं है। कहा गया है कि इसी तरह से नेपाल में कुल 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनको क्षति पहुंची। इनमें से 8 ऑपरेशनल है, 5 निर्माणाधीन है। कई प्रोजेक्ट चीन नेपाल सीमा के नजदीक स्थित भोटेकोशी नदी पर स्थित है, जो कि इस तबाही का एपिसेंटर है। प्रभावित प्रोजेक्ट्स की कुल क्षमता 748 मेगावाट बताई जा रही है और अब इस आपदा के बाद नेपाल की बिजली आपूर्ति के लिए चिंता बढ़ गई है। जब बड़े बड़े दफ्तर सैलाब के आगे सरेंडर कर रहे हो, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी की तेज बहाव के सामने नहीं टिक रहे हो, तो सड़कें और पुल की स्थिति क्या होगी, आप इन तस्वीरों से देखिए। यह वीडियो भी नेपाल के रसुवा जिले का है, जहां 2 पहाड़ियों को जोड़ने वाला यह ब्रिज सैलाब में तिनके की तरह बह गया। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह ब्रिज भी इसी वजह से टूटा है, क्योंकि सैलाब में दूर कहीं से बहता आ रहा है एक और ब्रिज का बड़ा हिस्सा था, जो इससे टकराया और फिर इसे भी अपने साथ बहा ले गया। अब तबाही का ये 5वां वीडियो भी देखिए। ये भी एक पुल का ही है, जो अचानक पानी में समाता चला गया। अब तक आपने पुल के नीचे नदी देखी, यहां भी पुल के नीचे नदी थी। अब पूरा पुल पानी के तेज बहाव में टुकड़े टुकड़े होकर तैर रहा है। तस्वीरें देखिए, बहुत चिंताजनक तस्वीरें। चारों तरफ घर बने हुए हैं, पहाड़ है, इस इलाके में अच्छे खासे लोग रहते। ओहो, लेकिन अब भूस्खलन और बाढ़ के बाद भयंकर नुकसान पहुंचा। नेपाल में तबाही का 6वां वीडियो, वहां कई घरों का जो नुकसान हुआ है उनको, उसका है। देखिए जरा तस्वीर। ओहो, नेपाल का रसुवा काठमांडू के उत्तर में स्थित है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह इलाका तिब्बत से लगा है, चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। निचले इलाकों में स्थित
स्थिति बिगड़ने के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, शॉकिंग। काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित और तिब्बत से सटे पहाड़ी जिले रसूबा की आबादी लगभग 50,000। एक डिटेलिंग आ रही है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट है और बल्कि कई इंटरनेशनल चैनल्स ने और भी रिपोर्ट किया है कि नेपाल की कम से कम 10% बिजली की क्षमता इस फ्लैश फ्लड के बाद खत्म हो गई। नेपाल में बीच सड़क कारें बह रही हैं, बड़े बड़े ट्रक और बसें सैलाब की चपेट में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता की घोषणा की है। प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण और 24 वर्ग मीटर के 15 इमरजेंसी टेंट भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा काठमांडू के वीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 इमरजेंसी बेड आरक्षित किए गए। नेपाल के चितवन में नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तेज बहाव के बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक पानी पहुंच गया। नेपाल में अचानक आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत और बचाव अभियान में नेपाल की सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। इसके लिए 14 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है ताकि दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक तेजी से पहुंचा जा सके। आसमानी तस्वीरें नेपाल के जमीनी हालात को कुछ इस तरह बयां कर रही हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को आप देखें, कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा है। अचानक आए सैलाब और भूस्खलन में कई कारें, बसें और वाहन बहकर मलबे के नीचे दब गए। नेपाल में बाढ़ के बाद कैसे हड़कंप मचा है, ये भी देखिए। नेपाल के रसूआ, नुवाकोट और चितवन समेत 5 जिलों में हालात ज्यादा बिगड़े। नेपाल पर्यटन विभाग के हवाले से जानकारी दी गई है कि बाढ़ के कारण तिब्बत सीमा से लगे कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। नेपाल में तबाही का एक और वीडियो वायरल है जिसमें नदी के किनारे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अचानक सैलाब आया, ऊपर की ओर उठता दिखा और फिर कोहराम मच गया। इन तमाम वीडियो से स्पष्ट है कि नेपाल में जल प्रलय से भीषण तबाही हुई। रसूवा, नुवाकोट, धादिंग सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके। 400 से ज्यादा पर्यटक लापता हैं, जिनमें 133 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में अब तक 95 लोगों का शव जो है वो बरामद किया जा चुका है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से 85 लोगों को बचाया और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टरों से 29 लोग बचाए गए। नेपाल में सुरक्षा कारणों से 6 हाईवे बंद किए गए। नेपाल में 12 अस्पताल और 3 थाने भी बह गए। हम आपको बता दें कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है, जनहानि पर शोक व्यक्त किया है, नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का आश्वासन दिया। नेपाल की मदद के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। C-17, C-130J, C-295 विमानों से राहत और बचाव की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आज ही इंडियन एयरफोर्स का C-130 विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर उड़ चुका है। नेपाल के लिए एनडीआरएफ की बाढ़ राहत टीम भी तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लापता भारतीयों के लिए कहा है कि नेपाल में उन्हें ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय दूतावास नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न अभी भारत में ये है, नंबर 1, वहां पर जो भारतीय हैं उनका क्या हुआ और कैसे उनको ट्रैक डाउन किया जाए। और नंबर 2, जो फ्लैश फ्लड वहां पर आया है उसका इंपैक्ट यूपी और बिहार में कितना होने वाला है और कब तक। खैर, डिटेलिंग देखते हैं। तिब्बत से शुरू हुई इस भीषण तबाही का नुकसान नेपाल को हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत तिब्बत के न्यालम से हुई है, जहां से आया सैलाब नेपाल की भोटेकोशी नदी में दाखिल हुआ, जिससे नदी का जलस्तर अचानक 8 से 10 मीटर तक बढ़ गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। आगे बढ़ते हुए भोटेकोशी नदी का यह सैलाब त्रिचुली नदी में जा मिला। यह सैलाब नेपाल के मैदानी इलाके नारायणगढ़ तक पहुंच चुका है। यहां त्रिचुली नदी नारायणी नदी का रूप ले लेती है। अब इससे आगे का अलर्ट भारत के लिए भी है। नारायणी नदी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक कहलाती है। नेपाल में तबाही का रूट क्या है, यह समझा रही हैं हमारी संवाददाता सुमेरा खान। ये हमारा जो मैप है, इसमें आप देखिए ये जो इलाका है ये नेपाल से अलग तिब्बत का इलाका है। यहाँ ये जो ऊपर इलाका है ये तिब्बत का इलाका है। ये जो जगह है जो आप रेड में देख रहे हैं, ये जो मार्क जगह है, यहाँ फ्रेंडशिप ब्रिज है, यानी तिब्बत और नेपाल के बीच यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है, बिल्डिंग मौजूद है। रसवा डिस्ट्रिक्ट फ्लड्स, यहाँ पर बड़ा जो फ्लड है वो आया है। यहाँ ऊपर तिब्बत से आते हुए ये यहाँ पहुंचा और यहाँ से सीमा
पार की, यानी तिब्बत की सीमा को पार करते हुए यहाँ इधर नेपाल की सीमा में दाखिल होता है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसुआगढ़ी में मौजूद है। ये जो इमारत है, इसको आपने वीडियो में देखा है, हम आपको दिखाएंगे भी ये इमारत किस तरह से। इसी इमारत पर आपने देखा दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और इमारत के ऊपर से भी आपने मलबा आते हुए देखा है। रसुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। इस जगह के दोनों ओर आप देखेंगे यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। ऐसे तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, खाने की जगहें हैं, होटल्स हैं, वो इस हाईवे पर हैं। देखिए, ये हाईवे है। यहाँ से जब ये यहाँ पर रसुआगढ़ी में, ये यहाँ पर देखिए आप इमारतें हैं, रसुआगढ़ी है, यहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट है और यहाँ हाईवे है। इसके साथ साथ ये तमाम जो नदी है ये आगे बढ़ती है। और देखिए, ये त्रिशूली जो नदी है उस सिस्टम में दाखिल हो जाती है, यानी ऊपर से आकर फिर यहाँ ये दाखिल होते हैं और उसके बाद यहाँ से ये आगे बढ़ता है। ये नेपाल बॉर्डर का आउटपोस्ट है तिमोरे। यहाँ पर देखिए, ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाता है। यहाँ रसुआ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से ये देखिए, ये हम आपको और इसका जो हम आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिखा रहे थे, इसको और ऐसे देखिए, यहाँ पर यहाँ से दाखिल हुआ है। ये पूरा रसुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ा है और उसके बाद इस पूरे ज़िले को प्रभावित करते हुए ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पहुँचा है। ये तमाम जो जगहें हैं ये इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं और ये दूर के इलाके हैं। यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक लोगों को रसद मदद पहुंचाना, वो एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है, रसुआ डिस्ट्रिक्ट है। आसपास की जो जगहें हैं वो पूरी तरह प्रभावित हैं। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं, ये बुरी तरह से प्रभावित हैं और यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़ता चला गया है। तो देखिए, वो फ्लैश फ्लड जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई, नेपाल को प्रभावित करता है और फिर पहुंचता है बिहार तक भी उसका असर। इसी वजह से, क्योंकि ये नीचे बिहार तक असर पहुंचा सकता है, इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के 8 ज़िले हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। अब तस्वीरें जो हैं वो ये कन्वे कर रही हैं कि इसका नुकसान पहुंचेगा। हमारे फेवर में क्या है ये समझना जरूरी है। भारत के फेवर में है टाइम। जो टाइम नेपाल को नहीं मिला फ्लैश फ्लड्स के बाद, अब वो जब तक पानी यहां तक डिसेंड होकर आएगा, हमारे पास टाइम है इवैक्यूएशन का, प्रिपरेशन का और अपने बांध जो हैं उनको पहले से ही ओपन करके वाटर लेवल को मैनेज करने का। नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही का यह मंजर खौफनाक है। अब यह घटना क्यों हुई, भौगोलिक एक्सपर्ट्स अलग अलग स्तर पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जलवायु शोधकर्ता भी अलग अलग एंगल से इसकी वजह बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उस नदी के बारे में जानते हैं जिसमें आई भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। नेपाल में भोटेकोशी नदी में यह भीषण बाढ़ आई है। इसका उद्गम चीन के तिब्बत से दक्षिणी ढलानों की तरफ होता है। तिब्बत में इसे पोइकू और नेपाल में भोटेकोशी कहा जाता है। यह करीब 78 किलोमीटर तिब्बत में और 68 किलोमीटर नेपाल में बहती है। 2010 में तिब्बत में इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में कुल 124 ग्लेशियर पाए गए थे। इनमें से कई ग्लेशियर झील हैं जिनके फटने से भीषण तबाही आती है। इस नदी में सभी खतरनाक ग्लेशियर झीलें तिब्बत में मौजूद हैं। झील के फटने पर नीचे की तरफ नेपाल में भीषण तबाही होती है। यानी हम कह सकते हैं कि भोटेकोशी एक ऐसी नदी है जो 2 देशों में बहती है, जिसका ऊपरी हिस्सा और सारे ग्लेशियर खतरे चीन में है, जबकि नुकसान का बड़ा हिस्सा नेपाल में पड़ता है। यही वजह है कि जब तिब्बत में कोई ग्लेशियर वाली झील फटती है या हिमस्खलन होता है तो नेपाल में अचानक बड़ी बाढ़ आ जाती है और भयंकर तबाही होती है, जैसा कि आज हुआ। कहा यह जा रहा है, वो आपको थ्योरी आगे बताने वाले हैं, कि शायद कोई अर्थक्वेक आया और उसके बाद एवलांच आया और फिर फ्लैश फ्लड। खैर, समझाएंगे आपको। अब वैज्ञानिकों ने इसकी एक संभावित वजह बताई है। काठमांडू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और क्लाइमेट रिसर्चर रिजान भक्त कायस्थ के मुताबिक इस बाढ़ की वजह सिर्फ भारी बारिश नहीं बल्कि बर्फीला हिमस्खलन हो सकता है। अब इस सैटेलाइट वीडियो को देखिए, इससे पता चलता है कि नेपाल चीन सीमा पर रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्नो रॉक लैंडस्लाइड हुआ है। स्नो रॉक लैंडस्लाइड। इसके बाद तिब्बत में बहने वाली लेंडे नदी के ऊपर से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा गिरने से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हुआ। इसके बाद पानी जमा हो गया और फिर यह प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया। इसके बाद पानी ने भोटेकोशी नदी में तबाही मचा दी। सैटेलाइट तस्वीरों से मिले शुरुआती संकेतों ने इस पूरी घटना की कड़ी को जोड़ने में मदद की। यानी भोटेकोशी में आया सैलाब सिर्फ सामान्य बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि हिमालयी इलाकों में
बर्फ, चट्टान और ग्लेशियर से जुड़ी एक बेहद अचानक प्राकृतिक घटना का असर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावना की जांच कर रहे हैं। लेकिन आज इस नदी में अचानक क्या हुआ? कैसे दर्जनों पुल, सैकड़ों घर इस नदी में आई बाढ़ में बह गए? नेपाल की भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के तेजी से बदलते मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया। शुरुआत में इस बाढ़ को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी तेजी से इतना पानी कहां से आया? क्या थ्योरी है जिनके आधार पर भीषण बाढ़ का आकलन किया जा रहा है? पहली थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा, अब ये थ्योरीज का जिक्र मैंने आपको शुरुआत में किया। पहली थ्योरी है कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। दावा है कि तिब्बत में बर्फीला हिमस्खलन से नदी ब्लॉक हो गई। इसके बाद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों ने नदी के बहाव को बाधित किया। आशंका है धीरे धीरे लगातार पानी जमा होना शुरू हो गया, फिर अचानक नदी का पानी फूट पड़ा और तेजी से नीचे की ओर बह गया, यानी फ्लैश फ्लड। दूसरी थ्योरी क्या है? क्या ग्लेशियर झील अचानक फट गई? वैज्ञानिकों ने GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावना से इनकार नहीं किया। तिब्बत में ग्लेशियर की कई बड़ी झीलें मौजूद हैं। आशंका है कि ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई हो, लेकिन असल वजह पता लगने में कई दिन लग सकते हैं। अब ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने के पीछे की वजह या तो अर्थक्वेक हो सकता है या फिर एकाएक क्लाउड बर्स्ट। खैर, तीसरी थ्योरी है, क्या भूकंप ने तबाही मचाई? ये कनेक्ट करती है सेकंड थ्योरी को। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तिब्बत में सुबह 8:37 पर भूकंप आया। यह भूकंप गोसाई कुंड से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में दर्ज किया गया। तिब्बत में आए इस भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। वैज्ञानिक अभी फिलहाल बाढ़ के पीछे भूकंप की तीव्रता का अध्ययन कर रहे हैं। चौथी थ्योरी के तहत लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जुलाई 2025 में भी भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आई थी, तब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को वजह माना गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि तब ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे, काफी घायल भी हुए थे, लेकिन नंबर्स इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। भोटेकोशी की इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हिमालय में ग्लेशियरों और ग्लेशियल झीलों में हो रहे बदलाव अब अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहे हैं? वैज्ञानिक अभी किसी एक वजह पर अंतिम मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन हिमस्खलन की भूमिका की जांच हो रही है। GLOF की संभावना को भी देखा जा रहा है और भूकंपीय गतिविधि के संभावित असर को भी समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह साफ है कि हिमालय में प्राकृतिक आपदा का पैटर्न तेजी से जटिल होता जा रहा है और इसका खामियाजा आम लोग अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का जो वहां से ऊपर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरह आया, उसका वेग जो है काफी सुनामी वेग की तरह था, इसलिए इसको हम माउंटेनियस सुनामी भी कह सकते हैं। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर इसका वहां का अर्थक्वेक था 4.4, जबकि ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये मॉडरेट अर्थक्वेक में आता है। और ये काफी जो है ये एवलांच करने के लिए, जो कि बहुत से हिम के जो चट्टान होते हैं उसको गिराने के लिए, या आपके लैंडस्लाइड करने के लिए, या मोरेन को तोड़कर ग्लफ करने के लिए काफी सफिशियंट है। और ये तीनों फैक्टर्स काम किया उसमें। वहाँ के जो इर्द गिर्द के जितने एनर्जी थे, जितने रॉक जिसको पकड़ के रखा था, उसे स्लाइडिंग भी हुआ है, सिंकिंग भी हुआ है लैंडस्लाइड के चलते, और एवलांचेज भी हुए हैं। ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई ग्लेशियल जो लेक है उसका आउटबर्स्ट हुआ है, और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये कन्वेंशनल फ्लड्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेब्री जो जिसको मोरेन कहते हैं वो चल के जो आ रहा है, उसके अंदर मतलब आपको आइस और जो आपके रॉक्स हैं उनका मिश्रण मिलता है। दूसरी चीज ये जो वहां से सिल्ट आ रही है उसको हटाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नेपाल में आई इस तबाही की असली वजह तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस सैलाब ने नेपाल से बिहार तक लोगों को डरा दिया। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। बगाहा में गंडक नदी पर इसका असर दिखने भी लगा। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। NDRF, SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर विशेष नजर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन, गंडक और अन्य सहायक नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो वहाँ से जो पानी नेपाल से आगे बढ़ रहा है वो वाल्मीकि नगर का जो हमारा गंडक बराज है वहाँ से आगे बढ़ करके आ जाएगा हमारे पास। 3,30,000 क्यूसेक तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी का लेवल जो है यहाँ पे रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली गई है और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। भट्टीकोशी नदी, त्रिशूली नदी की नदी तंत्र का एक नदी है। ऐसे में नारायणी नदी और हमारी कोसी नदी में पानी आने की संभावना बनी हुई है। वाल्मीकि बैराज और देवघाट पे लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। अभी खतरे के निशान से वाल्मीकि बैराज अभी नीचे चल रहा है, परंतु लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अब आपको उन त्रासदियों का फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जब भारत से नेपाल तक पहले भी हिमालय के इलाकों में तबाही मची है। ये डिटेलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। 16 अगस्त 2024 को नेपाल के थामे गांव में ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ आई, जिसमें गांव के गांव, कई घर, इमारतें तबाह हो गए। हालांकि तब समय रहते लोगों को ऊंचे इलाकों में पहुंचाने से जान का नुकसान कम हुआ था। 4 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई, जिसमें चुंगथांग बांध टूट गया था और 179 लोगों की मृत्यु हुई। इसी तरह 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के तपोवन में चट्टान टूटने से मलबे के साथ सैलाब आया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और लापता हुए थे। इसके अलावा 17 जून 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी को भी शायद ही कोई भूला होगा, जब भारी बारिश के बाद चोराबारी झील का पानी मलबे के साथ नीचे आ गया था। इससे केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में भारी तबाही हुई थी और हजारों लोगों की जान चली गई। और अब इस आपदा ने नेपाल को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में बहुत समय लग जाएगा। नेपाल के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम में गड्ढों पर जारी सियासत दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आयरनी, विडंबना, डायकॉटमी। गड्ढों पर सियासत होनी चाहिए या गड्ढों की भराई? आप डिसाइड करिए, कमेंट करिए। जहां भी आप सोशल मीडिया या टेलीविजन पे अगर आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जरूर जाइए, कमेंट करिए। खैर, एक 20 फीट के गड्ढे पर जमकर राजनीति हो रही है। इसकी वजह है गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान, जिन्होंने इस गड्ढे का कांग्रेस वाला एंगल निकाला। इससे हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया। लेकिन पहले वो गड्ढा देखिए जो गुरुग्राम के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक इफ्को चौक पर हुआ है। लैंडमार्क पॉइंट है वो। लगातार बारिश से एमजी रोड से गुरुग्राम की ओर जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। अंग्रेजी में इसे सिंक होल भी कहते हैं, सिंक होल। एनएचएआई का दावा है कि सूचना मिलने के तुरंत बाद अधिकारी मौके पर गए, बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। लेकिन इतनी मुस्तैदी के बाद भी अधिकारी सिस्टम की उस जिम्मेदारी को नहीं बचा सके जो इस गड्ढे में गिरने के बाद तड़प तड़प कर मर गई। इस गड्ढे को ढकने वाले अधिकारी उस लापरवाही को नहीं ढक पाए जिसकी पोल गुरुग्राम की कुछ घंटों की बारिश ने खोल दी है। ये देखिए, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसकी सर्विस रोड है। यहाँ देखिए 24 तारीख को बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा जो है वो बन गया है और जिसकी वजह से इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। और मंगलवार से ही यहाँ पर इस गड्ढे से पानी निकालने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि जीएमडी की सीवेज लाइन थी यहाँ पर, उसमें लीकेज हुआ, इसकी वजह से ये गड्ढा हो गया है। एक बार आपको तस्वीरें समझाते हैं। अमित जरा दिखाइए, आप देखेंगे इस सड़क के बंद हो जाने की वजह से ये देखिए दूर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है
ये कब है? जब आज छुट्टी का दिन है। और ये सीवर का काम है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है पानी की तरह कि वाल बंद कर दी, पूरे शहर का पानी आ रहा है, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। रात को डाइवर्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी होती है पानी की, दिन के अंदर सबसे ज़्यादा। आज ही बंद कर देंगे, सारी पब्लिक चली मारेगी, पानी नहीं। रात को पूरी तैयारी कर ली, प्लेट आ गई, कट्टे भरने लग रहे हैं, यहाँ से बंद करेंगे और उसको पानी को डाइवर्ट करेंगे। ये खाली हो जाएगा, फिर इसका रात में काम शुरू कर देंगे। जो 5 साल में हमें मौका मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कुर्सी से हटाओ। तो जनता को शायद ये जल भराव पसंद है। बारिश से 2 महीने पहले भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि नाली साफ करने को लेके बहुत सारी पिक्चर्स डाली जा रही हैं, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ। अभी आप जाओ, ये सिविल लाइन है, सिविल लाइन के सामने एक गुड़गांव कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, 1 किलोमीटर के वहाँ से पूरा गड्ढा उभरा है, जलमग्न है भाई साहब। वहाँ आप नाव चला सकते हो, नाव। अब भी इतना पानी भरा हुआ है वहाँ पे कि चलने की तो ऐसे बहुत दुर्दशा, हालत ख़राब है। अभी गुरुग्राम की जनता इस गड्ढे और वाटर लॉगिंग के लिए सरकार और सिस्टम को कोस रही थी। इतने में गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह सामने आए और कह दिया कि इसकी जिम्मेदार हरियाणा में 12 वर्षों से शासन में मौजूद बीजेपी नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के शासन में ऐसे फैसले हुए जिसका नतीजा गुरुग्राम अब भुगत रहा है। इस पर कांग्रेस ने राव इंद्रजीत सिंह को याद दिलाया, जब कांग्रेस का शासन था तब भी सांसद वही थे। गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया। लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। अब स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा। वैसे इन गड्ढों से पहले तो जिम्मेदारी से बचने वाले जो गड्ढे हैं वो भरने पड़ेंगे। अब फिक्र में पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बाकी हैं लेकिन जनता को लुभाने के दांव अभी से खेले जा रहे हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबकी विशेष नजर आधी आबादी यानी महिला वोटर पर है। हाल के वर्षों में इस वोट बैंक को जीत की गारंटी माना गया है, लिहाजा उनमें पैठ बढ़ाने के लिए मुफ्त वादों की झड़ी लग गई है। क्योंकि देखिए इसकी तमाम केस स्टडीज आपको याद होगा, मध्य प्रदेश एक केस स्टडी है, महाराष्ट्र एक केस स्टडी। बुधवार को सीएम योगी ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस सेवा की सुविधा देने का ऐलान किया। तो आज समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जाहिर है जब इस तरह मुफ्त की रेवड़ी बटेगी तो सरकार का कर्ज बढ़ेगा। लेकिन अभी फोकस चुनाव पर है, शायद इसीलिए खजाने पर बोझ से ज्यादा वोटों पर नजर है। हमने दोनों दलों की फ्रीबीज घोषणाओं पर एक कंपैरेटिव चार्ट तैयार किया है। ये वो वादे हैं जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन ट्रेलर अभी से दिखाया जा रहा है ताकि जनता में संदेश पहुंचा जाए, प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रह जाए। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर खासतौर से महिलाओं को जगह दी गई। सांसद प्रिया सरोज, इकरा हसन और विधायक रागनी सोनकर समेत कई महिला नेता मंच पर मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोला। इसे स्त्री सम्मान योजना नाम दिया गया। बीजेपी ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू की। आज सीएम योगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई योजनाओं की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने पर महिलाओं का सालाना 40,000 यानी लगभग 3300 रुपए हर महीने देने का वादा किया है, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। तो बीजेपी 50,000 यानी हर महीने लगभग 4100 रुपए की मदद देने पर विचार कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल देगी, वहीं बीजेपी ने टैबलेट और स्कूटी देने की घोषणा की। इस योजना का फायदा उन्हें ही मिलेगा जो इसके लिए तय कैटेगरी में पात्र होंगे। अखिलेश यादव का वादा है कि हर विधवा और बेसहारा महिला को लोहिया आवास आवंटित किया जाएगा, जबकि बीजेपी ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी।
समाजवादी पार्टी का सरकारी स्कूल में महिलाओं के लिए फीस माफ करने के साथ 8वीं तक जो स्कूल बंद किए गए उन्हें खोलने का वादा है। वहीं बीजेपी बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। दोनों दलों की घोषणाओं और बयानों में महिला सुरक्षा पर भी काफी जोर है। जाहिर है ऐसी मुफ्त की योजनाओं के लाभार्थी भी लाखों में होंगे, सरकारी खजाना भी खाली होगा। लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इस निःशुल्क बस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की। आप चाहें तो इसको गूगल करके पढ़िए जरा। इसमें यह है कि जो महिला वोट बैंक है वो तो बहुत मैटर करता है, लेकिन असेंबलीज में, लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतने पैरेलल में क्यों नहीं होता है, देखने की बात है। क्योंकि विमेन वोट 49% के आसपास है, लेकिन लोकसभा में 13.6% रिप्रेजेंटेशन है। खैर, ये तो मैं बहुत मैक्रो पिक्चर की बात कर रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वैसे सरकारी बसों में बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा की योजना पर भी अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। अखिलेश का दावा है कि असल में ये उनकी योजना थी जिसे 2 महीने पहले लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन ये स्कीम लीक हो गई। मतलब एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए। एक तो योजना का क्रेडिट लेने की कोशिश की और दूसरा अपने ही दल में जासूस होने का शक भी जता दिया। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप। समाजवादी पार्टी के वादे और बीजेपी की योजनाओं पर बारिश के मौसम में यूपी का सियासी तापमान कितना बढ़ा हुआ है, आप इन बयानों में महसूस कर सकते हैं। चुनाव आ गया, अब चुनाव में बसें भी फ्री होंगी, पैसे भी अकाउंट में डाले जाएंगे, नौकरियां भी दी जाएंगी। चुनाव आ गया ना, सब दे रहे हैं। योगी का तो काम ही है सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, झूठ बोलते रहो, जनता को भ्रमित करो। पुरानी सरकारों ने केवल महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, और आज महिलाएं उत्तर प्रदेश के विकास में अपना सार्थक भूमिका निभा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जब जाने का टाइम आ गया, अब वो योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लुभाने का काम करते हैं, बाकी महिलाओं के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया।
राजनीतिक दलों के लिए यूपी में महिला वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है, इसे आप ऐसे समझिए कि समाजवादी पार्टी के जिस पीडीएफ फॉर्मूले का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के संदर्भ से है, उसमें ए का मतलब आज आधी आबादी भी बताया गया है। यूपी में महिलाओं पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, इसका जवाब आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। देखिए नंबर्स, फैक्ट्स एंड नंबर्स। 2022 के चुनाव में यूपी में 15 करोड़ वोटर थे, इनमें से 8 करोड़ पुरुष जबकि 7 करोड़ महिलाएं थीं। चुनाव के बाद हुए लोकनीति के सर्वे से पता चलता है कि 46% महिला मतदाताओं की पसंद बीजेपी थी, जबकि 33% ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट किया। यानी महिला वोटर्स के मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन पर 13% की भारी बढ़त हासिल की। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटों ने बीजेपी की शानदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर, हाल के वर्षों में हुए चुनावी नतीजे बताते हैं कि फ्रीबीज जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं, कुछ समय के लिए राहत भी देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक झेलने पड़ते हैं। हिमाचल एक एग्जाम्पल है, आप महाराष्ट्र में भी कई एग्जाम्पल्स हैं, इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर रिजर्व बैंक तक फ्रीबीज कल्चर पर कई बार चिंता जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह सवाल उठाया कि मुफ्त बांटने की बढ़ती संस्कृति से राज्य के खजाने की सेहत बिगड़ जाती है, विकास के काम प्रभावित होते हैं। राजनीतिक दल इसे जन कल्याण बताकर बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस कल्चर ने ज्यादातर राज्यों की आर्थिक ताकत को कमजोर कर दिया है। चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र, यूपी हो या कर्नाटक, तमिलनाडु हो या हिमाचल, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश, ज्यादातर राज्य रेवड़ी कल्चर के चक्कर में कर्ज में डूबते जा रहे हैं। किसी का कर्ज 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, तो किसी पर 8 से 9 लाख करोड़ तक का बोझ है। इसीलिए फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मंथन करने की जरूरत है, ताकि भविष्य का भारत विकास की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, वरना ग्लोबल रेस में हम पिछड़ भी सकते हैं। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृति सेनन विज्ञापन विवाद में राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के कटाक्ष। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन किया था। उन्होंने महिलाओं के कपड़ों और उनकी जिंदगी को लेकर ऑनलाइन पुलिसिंग का विरोध किया, जिसके बाद कंगना ने न सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी की, बल्कि कांग्रेस की तरफ से किए गए काम पर भी सवाल उठा दिए। बीजेपी सांसद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, जिसमें 2 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़का पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता खत्म करने की बात कर रहा है, तो वहीं लड़की कह रही है कि ब्रो रुको, भारत माता की जय शुरू करते हैं। कंगना ने 6 तस्वीरें पोस्ट की। एक तस्वीर में राहुल गांधी फिर कहते हैं वही वोट बैंक का खेल है भाई, लेकिन पितृसत्ता को खत्म करो। इस पर महिला जवाब देती है, लेकिन आपकी पार्टी ने शुरू में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया था। कंगना की पोस्ट की गई तस्वीरों में इसके बाद बातचीत ट्रिपल तलाक की ओर मुड़ जाती है, जिसमें राहुल गांधी को यह कहते दिखाया गया कि अरे वो तो पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति थी, लेकिन पितृसत्ता को तो खत्म करना ही चाहिए। इस पर महिला यह जवाब देती नजर आई कि ट्रिपल तलाक। इसके बाद पिंजरा तोड़ो और शाह बानो का जिक्र आता है, यानी एक तरह से कंगना ने अलग अलग मुद्दों के जरिए तंज कसा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पहनावे को लेकर उनके विचार दिखाए गए। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने वाली टिप्पणी पर तंज कसा है। बीजेपी ने सवाल किया है कि क्या राहुल की पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई चुनिंदा और धन पर आधारित है। इस बीच एक अपडेट यह भी आ रहा है कि ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने एक्ट्रेस कृति सेनन के विवादास्पद रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को हटा दिया है। जीवा ने बताया कि यह फैसला भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि विज्ञापन से समाज के कुछ हिस्सों की भावनाओं को ठेस अनजाने में पहुंची है, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। मुझे दुख है इस बात का कि एक कंपनी ने उस एड को हटाया। उस एड में क्या गलत था और छीटाकशी करने वाले कौन लोग थे? उस एड में लोगों को यह बुरा लगा कि कृति सेनन ने पहना क्या हुआ था। सबसे ज्यादा तीखा टिप्पणी कौन कर रहा था? बीजेपी की वो सांसद जो खुद अदाकारा रह चुकी हैं। आप खुद एक बड़ी सफल अभिनेत्री रही, आपने बड़े ग्लैमरस कपड़े पहने। मुझे तरस आता है उस कंपनी पर जिसने ये एड विड्रॉ किया। कितना डरते हैं आप? किस बात से डर रहे हैं? कंगना रनौत जो उनकी पार्टी में, जो उनके परिवार में जो पैट्रियार्की है, उसके बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि खुद तो वह 2004 में सांसद बन गए थे। उनकी बहन जो कि उनसे ज़्यादा काबिल है,
उसको 2024 के अंदर सांसद बनाया। तो पहले अपने घर का मामला सुलझाएं, फिर बाहर दुनिया को संदेश दें, या बाहर दुनिया को। फिक्र अब उन लोगों की जो सड़कों पर हाई बीम लाइट के चलते परेशानी झेलते हैं, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन अब ऐसी हेडलाइट को कुछ नियमों के जरिए कंट्रोल करने की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय कानून में बदलाव के लिए नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसे लेकर 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले साल अप्रैल से नियम लागू हो सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक नए बनने वाले दोपहिया वाहनों में ऑटोमेटिक हेडलाइट चालू होने पर केवल लो बीम मोड में ही काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर इसे हाई बीम किया जा सकेगा। हालांकि ये नियम पुराने दोपहिया पर लागू नहीं होगा। अभी जितने भी दोपहिया वाहन हैं उनमें स्टार्ट होते ही हेडलाइट जल जाती है, लेकिन लो बीम पर नहीं होती है। प्रस्ताव के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से कम रफ्तार पर चलने वाली मोटरसाइकिल में अगर ड्राइवर हेडलाइट को हाई बीम पर करता है तो अलार्म बजेगा। 60 किलोमीटर घंटे से अधिक गति पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार कंपनियों से बात कर रही है ताकि वो तकनीकी तौर पर इसे लेकर तैयार रहे। दोपहिया वाहनों में हेडलाइट की अधिकतम तीव्रता 1.5 लाख कैंडेला से घटाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव है, जबकि 4 पहिया वाहनों में की जो तीव्रता है वो 2.25 लाख कैंडेला से घटाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव है। कैंडेला का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी की तीव्रता। इससे यह पता चलता है कि रोशनी कितनी तेज है। एक साधारण मोमबत्ती से निकलने वाले प्रकाश की आप समझ सकते हैं कि एक बाइक या कार से लाखों मोमबत्तियों के बराबर तेज रोशनी निकलती है।